फ्री फॉर रॉयल में आपका स्वागत है। चलिए आज घटना चक्र की इस सीरीज में समान विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स के पार्ट 3 देख रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखते हैं चैप्टर प्रकाश के अंतर्गत एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो ये होता है 320 से 400 नैनोमीटर के परास में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट बोल रहा है सौर विकिरण निम्नलिखित से किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर के परास में, और ये दृश्य प्रकाश का भी है परास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है तो ये होता है 390 से 780 नैनोमीटर या फिर 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। 900 से 7800 एंगस्ट्रम में अगर पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव आंख दृश्य तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता हुआ है तो वह है 5500 एंगस्ट्रम। सुग्राही मतलब देखने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब अच्छा से देख सके, उसी को कहते हैं सुग्राही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो ये होती है तरंग और कण दोनों प्रकार का, क्योंकि प्रकाश जो होती है दोहरी प्रकृति वाली होती है, जो कण के समान और तरंग के समान दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है क्योंकि ये इसलिए दिखती है सीधी रेखा में क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में किसका वेग सबसे अधिक होता है, माने अधिकतम होता है? तो ये ऑप्शन हो गया बी प्रकाश का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही चुनना है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यही सही होगा, अभी देखे थे। अब प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इससे ज्यादा वेग किसी का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता होता है तो शून्यावकाश मतलब हो गया निर्वात, इसमें होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश की गति है तो इसका हो जाएगा 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए निम्नतम होगी? तो ये कांच से जाएगा तो निम्नतम होगा, क्योंकि निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय लगभग, तो लगभग होता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, एग्जैक्ट मान होता है। इसमें लगभग है तो लगभग 8.5 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। इसमें 8 मिनट दिया हुआ है लगभग में, तो 8 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रभावित होते हुए है तो वो है तरंगदैर्घ्य और वेग, ये दोनों प्रभावित होता है, लेकिन आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नहीं प्रभावित होता है, वो सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो वो है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? चाल बढ़ जाता है
और वह अभिलंब से दूर हट जाती है, यही सही है। क्योंकि सघन से विरल में जाएगा तो चाल बढ़ जाएगा, और क्या है, माध्यम अभिलंब जो होता है उससे दूर भागता है। इसको ऐसे समझेंगे, सघन का मान लीजिए हम लोग भीड़ भाड़ में हैं, और विरल का मतलब हुआ कि खाली जगह पे। तो अगर हम लोग भीड़ में हैं तो कम चाल से चलेंगे, और जैसे ही खाली जगह पे जाएंगे तो हम लोग तेजी से भागेंगे, तो चाल बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन ए, इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है। चलिए नीचे देखिए, इसमें बोलेगा प्रकाश संश्लेषण का मेन प्रोडक्ट, ये जो C6H12O6 है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वही है मेन प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और बाई प्रोडक्ट का हिंदी होता है उतोत्पाद। तो बाई प्रोडक्ट पूछे या उतोत्पाद पूछे तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो ये है नियॉन। नियॉन गैस है जो सजावट या विज्ञापन के विसर्जन नलिकाओं में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये है बहुलिक परावर्तन का और व्यतिकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो ये हीरा से कांच में, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे काम करता है वह है, ये है पूर्ण अभ्यांतर या आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण अभ्यांतर को ही आंतरिक बोलते हैं, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी जो है। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो यह है प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट हो गया, करा एक कथन दिया हुआ है उस पर विचार करना है, तो कर नीचे देखे लिखा हुआ है कौन सा सही है, मतलब सही कथन पे विचार करना। तो पहले देखते हैं, कर प्रकाश तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, सही है। प्रकाश दूसरा, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सनद है, ये गलत है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये यहाँ दिल है रिलायंस उद्योग, लेकिन ये बनाया था 2000 में स्टार लाइट कंपनी समूह, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा मुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक इंडोस्कोप है, यह होगा ऑप्शन डी। इंडोस्कोप इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखिए, एक इंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है, इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। चलिए नेक्स्ट, मृग मरीचिका का कारण है,
ये ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका मतलब होता है भ्रम, मतलब ये मरुभूमि में दूर में दिखता है कि जो लहर चलता है उसी से लगता है, लहर में लगता है कि पानी है वहां, लेकिन वो भ्रम है, वहां पानी नहीं होता। उसी को क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। चलिए नेक्स्ट, मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो ये है कुल आंतरिक परावर्तन, मतलब वही हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर वही पूछ रहा है मृग तृष्णा उदाहरण है, तो ये भी हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, और नीचे दिया हुआ है किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो ये देखिए, पहला है स्थलीय तापन, हाँ जब स्थल तप जाएगा तो मृग मरीचिका बनेगा, सही है। दूसरा कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, ये गलत है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, परावर्तन ही। और 3 कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन तो रामबाण है, ये किसी में भी ऑप्शन हो सकता है, तो यही हो जाएगा। अब कह रहा है 4 में बोल रहा है प्रकाश का विवर्तन, ये विवर्तन नहीं, विवर्तन से वो हेलोग्राम चाहे वो जो कबूतर उबूतर का होता है ना, वो रंगीन पार्ट वो दिखता है, तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही जगमगाता है। लेकिन अगर बोलेगा तारा क्यों टिमटिमाता है, तो वो हो जाएगा अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक आधारभूत कारण यह है कि, ये हो गया इसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो इसका हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो इसका ऑप्शन हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक चीज देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अपवर्तन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, तो सबसे पहला ऑप्शन यही मारना, आंसर ये सही होगा। अगर रहेगा ऑप्शन में TIR केवल रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आंसर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मारना है। अगर ये दोनों नहीं है, अगर ऑप्शन में अपवर्तन है, तो अपवर्तन भी मारना है। मतलब वरीयता क्रम क्या होगा, अगर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन दोनों है तो सबसे पहले उसको मारना है। अगर ये नहीं है, केवल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है केवल, तो 2 नंबर में उसको वरीयता देना है। और अगर अपवर्तन है केवल, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो अपवर्तन को मारना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कथन दिया हुआ है और कारण। हीरा कारण में हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, ये तो सही है। कारण बोल रहा है हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है, तो ये गलत है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है, तो ये है हाइलोग्राफी। नेक्स्ट, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो ये है हाइलोग्राफी। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, तो ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाता है, तो ये सभी पारदर्शक माध्यमों में जो आर पार जाता है उसी से संबंधित है।
शमन प्रभाव। नेक्स्ट, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है लेसर बीम। नेक्स्ट, जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो ईंधन उसके समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये प्रवर्तन एवं विवर्तन की घटना के आधार पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कथन पे विचार करिए कौन सही है। तो देखिए, पहला है दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, तो ये गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति का 0.95 होता है, तो ये गलत है क्योंकि 0.75 होता है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट करा, अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु तरंग रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, तो ये सही है। मतलब 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट कथन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के लिए सिरे से दूसरे सिरे तक समानतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट करा, आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, तो नहीं, ये बना रहता है 1/16 सेकंड तक, ये गलत है। ऑप्शन सी हो गया, ए सही आर गलत। नेक्स्ट, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ऑप्शन डी, इसलिए नहीं मिल सकते। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, ये तो पार्ट 2 में भी पढ़े थे। ये हो गया आवृत्ति मॉडुलम श्रव्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है, तो वो होता है वस्तु से छोटा और उल्टा, ऑप्शन सी। और वास्तविक होता है, मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, छोटा और वास्तविक। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तो ये होता है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्या मुख्य कारण है कि आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अत्यधिक उपयुक्त है? 2 आंख का होना उपयुक्त इसलिए है क्योंकि इसके कारण दूरी व गहराई का एहसास होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक का कारण है, तो ये है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण, इसलिए हम लोग जो है ना पूर्ण सूर्य ग्रहण को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसके ताप को दर्शाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश विसरण का कारण है, तो ये है ऑप्शन बी, धूल कण। मतलब वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, धूल और कण। नेक्स्ट है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किस वजह से होता है, तो इसका भी हो जाएगा धूल कण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कथन है, विचार करना है अगर कौन सही है। तो देखते हैं, यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, तो सही है। यदि सायन हरिताभ नीला जिसको बोलते हैं और मैजेंटा रंग
के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा, ये भी सही है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होते हैं इसके इसके तरंगदैर्घ्य के कारण, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है, तो अभी जाने लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे लंबा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश, तो अभी देखें बैगनी, ऑप्शन डी, जिसका मान होता है 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो ये अभी पढ़े थे, बैगनी का सबसे कम होता है, लाल का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें उच्च ऊर्जा होती है, तो ये होगा नीला में सबसे उच्च ऊर्जा होती है, मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका ऊर्जा कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका ऊर्जा ज्यादा। नेक्स्ट है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जाशाली होते हैं, गलत है। नेक्स्ट है, लाल कारण में लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन में जनरली होता है कि वो कोई भी चीज जो अपना जगह पे नहीं दिखाई दे, आगे या पीछे ऊपर नीचे जो दिखाई दे, तो वो सब घटना अपवर्तन के, जैसे सिक्का बाल्टी में डाला हुआ है वो अपना जगह पे नहीं दिखता, ऊपर उठल दिखता है, तो वो अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखने के कारण है, तो ये ऑप्शन ए अपवर्तन। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, अब बैक्टीरिया का नाम है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसके तरंगदैर्घ्य लंबाई सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक में कि दूर से ही दिखे। नेक्स्ट है, खतरे का सिग्नल लाल रंग से बनाया जाता है, और ये कारण में दिया लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये दोनों सही है, सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। ये प्रकीर्णन कह रहा है, और ये अगर बोलता तरंगदैर्घ्य तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि प्रकीर्णन सबसे नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी कारण। नेक्स्ट है, फिर आकाश नीला लगता है क्योंकि क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब प्रकीर्णन मतलब छितराव जो कहते हैं, ये ज्यादा दूर से दिखता है, इसलिए लाल संकेत मतलब खतरा को लाल प्रकाश से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई, अस्त मतलब डूबते हुए समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण भी है प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है,
इन धनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो ये गलत। नेक्स्ट है सूर्य के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो ये भी सही है। मतलब 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है काला। ऑप्शन बी। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो ये होगा ऑप्शन बी। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। देखिए कोई भी चीज उसी कलर का दिखाई देगा जो कलर हमारे आंख तक परावर्तित होकर पहुंचेगा। तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है और कराई घास हरा है, तो जब सूर्य का 7 प्रकाश घास पे पड़ता है तो सभी कलर को तो घास अवशोषित कर लेता है, लेकिन खुद वो हरा है तो हरा कलर को परावर्तित कर देता है। वही परावर्तित रे हमारे आंख पे पड़ता है जिसके कारण वो घास हरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ये है डॉपलर प्रभाव पर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मान लीजिए पृथ्वी की से पश्चिमगामी हो रहा एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग का 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा पीला। चलिए नेक्स्ट। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल। और हेडलाइट में पूछेगा तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का। और दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो ये अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो ऑप्शन बी। ऊपर का उजला नीचे का काला। इसलिए क्योंकि उजला जो है प्रकाश को परावर्तित कर देता है तो छाता गर्म नहीं होगा, और नीचे काला होता है तो काला क्या करता है सभी को अवशोषित कर लेगा। तो जो छाता के नीचे जो गर्मी है वो छाता काला कलर अवशोषित कर लेगा तो मनुष्य को गर्मी नहीं लगेगा। इसलिए ऊपर का सफेद और नीचे का काला छाता में होना चाहिए, लेकिन आजकल तो फैशन के दुनिया में कोई भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो ये हो गया अनंत। नेक्स्ट हो गया प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये हो जाएगा अनंत क्योंकि समानांतर है।
जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरणें घूम जाती है, तो ये 2 थीटा से घूम जाएगी। नेक्स्ट कथन है, यातायात संकेतकों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगता है। ये तो सही है कि चमकता है। नेक्स्ट कारण में बोल रहा है, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित रिफ्लेक्टेड होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी सही है, मतलब कारण भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो ये है प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन धनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो इसमें हो गया नीला, हरा, पीला, यही सही क्रम है। देखिए, अगर पूछेगा 7 कलर का इंद्रधनुष में, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। चलिए नेक्स्ट, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना जिम्मेदार है? तो ये है परिक्षेपण, अपवर्तन, अवांतरिक परावर्तन, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? ये हरा दिखाई देता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के तीनों सीमांत वर्णपट होते हैं, तो ये होता है ऑप्शन डी, बैगनी और लाल। सॉरी, तीनों नहीं है, दोनों सीमांत पट, मतलब ऊपर और नीचे कैसा दिखता है? बैगनी और लाल। नेक्स्ट, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो ये नहीं देख सकते हम, 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। आपको अगर किसी से पूछना इंद्रधनुष देखा है तो हाँ बोलेगा, तो उसे पूछे कितना बजे देखा। अगर 12 बजे बोलिए तो मतलब बोलेगा तो झूठ बोला, मतलब 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। चलिए नेक्स्ट, जब एक छड़ी को जल के तिरछी स्थिति में डुबाया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है, ये कथन है, सही है। और कारण बोल रहा है, छड़ी से आने वाला प्रकाश जब जल अणुओं को प्रकीर्ण होकर छोटी छड़ी से छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है, नहीं, ये अपवर्तन के कारण, गलत है। नेक्स्ट है, विचार करने बोल रहा है, कथन 1 है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, तो सही है ये। जल के दूसरा बोला, जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, ये भी सही है। ये सब घटना अपवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति। फिर बोल रहा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा ही अपसारी लेंस, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए, व्यक्ति का ऊंचाई के आधा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये होती है अनंत। समतल दर्पण है तो समतल दर्पण के फोकस अनंत होगा तो वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगा। चलिए नेक्स्ट, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी, तो इसका आधा होगा, 0.75, ऑप्शन ए। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं, तो ये होता है उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि होगा तो अवतल लेंस। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉनकेव, नतोदर या अवतल, तीनों एक ही चीज है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है, तो ये होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को। और हाइपर मायोपिया बोलेंगे दूर दृष्टि दोष को। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन ए। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, तो ये भी अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगती, इसका कारण क्या है? तो ये ऑप्शन डी, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। नेक्स्ट है, पढ़ने के काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये उत्तल, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होता है, मतलब पढ़ने में दिक्कत होगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, आंख में संकेंद्रण होते हैं, तो यह होता है उत्तल लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण। ए नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, ऑप्शन डी, एक छोटा छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। छोटा छिद्र वाला नहीं, हेड मिरर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये छोटा छिद्र वाला उत्तल दर्पण नहीं, छोटा छिद्र वाला अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता हुआ है तो वो है नतोदर, नतोदर दर्पण। नतोदर को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। स्पर्श दर्शन की अगर बोलेगा तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समान आंखों के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। चलिए, अगर पूछेगा मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी, तो इसका होगा 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, या फिर बोलेगा मनुष्य के आंख की निकटतम बिंदु, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। अगर पूछेगा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो ये भी होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। अगर बोलेगा मनुष्य का आंख का दूर की बिंदु कितना होता है, तो वो होता है अनंत। चलिए, ये कुछ एक्स्ट्रा था। नेक्स्ट देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, समान स्वस्थ आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, तो ये होता है सिलियरी मांसपेशियां के कारण परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो ये मापी जाती है डायोप्टर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी, तो फोकस वाला बराबर 1/d होता है, और वो होता है सेंटीमीटर। चलिए, तो इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 100/2 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, धूप के चश्मा की पावर होती है, तो धूप चश्मा 0 डायोप्टर पावर का होता है, मतलब इसमें पावर नहीं होता है। नेक्स्ट है, कैमरे के द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम भाषण होने देगा, तो ये होगा ऑप्शन ए, एफ होना चाहिए 22 और 1/60। चलिए नेक्स्ट है, आंख की रेटिना का परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की
से तुलना की जा सकती है। इसको तुलना किया जा सकता है फिल्म से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग कर बनता है वह है रेटिना या दृष्टिपटल, दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन डी दृष्टिपटल या रेटिना। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो ये रेटिना में या दृष्टिपटल पर। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखें कितनी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, सॉरी, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, तो ये हो जाएगा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता हुआ जो परावर्तित करता है, ऑप्शन सी। एक रंगीन टेलीविजन के 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनाते ये हैं, तो ये हो गया आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, लाल हरा नीला। नेक्स्ट हो गया, वे कौन सी मूल वर्ण है जिसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते थे, इसका भी होगा आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब लाल नीला हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पे पड़ते हैं तब प्रकाश के रंग हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा सफेद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन को प्राथमिक रंग बोलते हैं, और जो बच गया वो प्राथमिक रंग नहीं होगा, तो इसमें बच गया कौन सा, काला, तो काला प्राथमिक रंग नहीं होगा। नेक्स्ट, 3 मूल रंग है, तो वही आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, नीला हरा लाल, ऑप्शन बी। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी होती है, तो सब जानते हैं 7 होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। नेक्स्ट है, जब निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, तो देखिए हरा, लाल, भूरा, पीला ऑप्शन दिया होता है, इसका भूरा होगा क्योंकि बाकी हरा, लाल और पीला जो है विबग्योर जो 7 रंग है उसमें भूरा रंग नहीं पाया जाता, इसलिए ये अलग है। चलिए नेक्स्ट, परिघटना का कौन इसमें दिया हुआ है, जिसको जो दृष्टि भ्रम है, मतलब जो लगता कि है लेकिन होता नहीं है, तो देखिए करे गोधूली से सूर्य का अमाप, ये दृष्टि भ्रम है, होता है, दिखता है लेकिन होता नहीं। दूसरा बोल रहा है उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी दृष्टि भ्रम है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है। नेक्स्ट है, आकाश में तारों का टिमटिमाना, लगता है कि नजदीक में टिमटिमा रहा है लेकिन वो टिमटिमाता नहीं है, वो दृष्टि भ्रम है। नेक्स्ट है, आकाश में ध्रुव तारे को दिखना, ये ध्रुव तारा होता है तभी ये दिखता है, इसलिए दृष्टि भ्रम नहीं है। मतलब 1 2 4 जो है दृष्टि भ्रम है, ऑप्शन सी। चलिए अब उष्मा एवं ऊष्मागतिकी का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो ये ऑप्शन सी, गैस एवं द्रव में। चलिए देख लेते हैं, जो हीट ट्रांसफर का मेथड है ना वो 3 मेथड है, वो चालन होता है, कंडक्शन और कन्वेंशन और रेडिएशन, मतलब चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन के द्वारा होता है ऊष्मा का जो हीट ट्रांसफर होगा वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, वैक्यूम में नहीं होगा, और लिक्विड में भी किस में, पारा में। ठीक है, तो चालन द्वारा सबसे ज्यादा सॉलिड में ही सबसे अच्छा तरीका से ऊष्मा का संचालन होगा। संवहन में क्या होता है, लिक्विड और गैस में, और लिक्विड में भी पारा को छोड़कर। और अगर विकिरण रेडिएशन की बात करें तो ये माने कि फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये सबसे ज्यादा फास्ट रूप से इससे हीट ट्रांसफर होता है। इसमें किसके किसके द्वारा होता है, इसमें होता है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और वैक्यूम में भी। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण मेथड द्वारा ही पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
100 सेंटी की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि उसमें वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ऑप्शन बी, वाष्प में अधिक ऊष्मा होती है इसलिए वाष्प वाला ज्यादा जलाता है। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो ये ऑप्शन सी 720 कैलोरी। नेक्स्ट है, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए -40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए कुछ और देखते हैं। ये तो हो गया अगर पूछेगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पाठ्यक्रम समान होता है तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर पूछेगा फ़ारेनहाइट और रोमर समान होता है F बराबर R, तो ये होता -25.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर बोलेगा सेल्सियस और रोमर पाठ्यक्रम कितना डिग्री पे समान होते हैं तो ये होता -0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर पूछेगा फ़ारेनहाइट और केल्विन कितना डिग्री पे समान होता है तो ये होता है 574.25, मतलब 574.25 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पाठ्यक्रम बराबर होते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, नया में वही सब है, केल्विन वाला ये सब वाला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है तो ये होगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर केल्विन में पूछेगा तो 574.25 केल्विन। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या ये 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जनरली में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन, या फिर 309.6 केल्विन, 309.9 केल्विन। ये एक्यूरेट बीपीएससी के लिए केवल, वही बदमाशी करता है। नेक्स्ट, केल्विन का मान से मानव शरीर का तापमान ताप है तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। देखिए आईएएस भी बदमाशी नहीं करता है, लेकिन बीपीएससी है पॉइंट को मानता है, इसलिए कहता है कि यूपीएससी से ज्यादा खतरनाक है बीपीएससी। कब क्या करेगा, कौन सा आंसर मानेगा, कुछ पता नहीं। कभी वो अपना हवाला दे देगा कि इतना होता है, कभी कहेगा कि आईएएस का देखिए इसमें 10 है तो 10 ही लेंगे। उमर सिंह को पटना के जगह कभी आरा से जगह पटना से मन से ला देता है। चलिए उस पर अडिग रहना है, एक दो क्वेश्चन पर कमांड रखना है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तो ये हो जाएगा 36.89, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापक्रम होगा तो ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो ये ऑप्शन है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड सी फ़ारेनहाइट F तथा शीत हो CF, यदि C तथा F का संबंध F बराबर
9/5C प्लस 32 हो तो F तथा C का संबंध क्या होगा? तो इसका हो जाएगा F बार बराबर 9/5C बार प्लस 32। चलिए देख लेते हैं। टेम्परेचर स्केल में क्या होता है? एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ना, उसका सबसे माने फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह केल्विन में हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट में हो जाएगा 373.15 केल्विन। वही से एक फार्मूला निकलता है C डिग्री सेंटीग्रेड घटाओ 0 डिग्री बटा 100, क्योंकि 100 भाग में बटल है डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह बराबर हो जाएगा F माइनस 32/180 बराबर हो जाएगा K माइनस 273.15 बटा 100। इसी का उपयोग करके आप डिग्री को केल्विन, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल दे सकते हैं। और ये जो फार्मूला में दिया हुआ वो काट छाट के दिया हुआ है, उसी का रूप है और ये काट छाट के 9/5 कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, इसलिए। क्योंकि अगर पारा के स्थान पे द्रव इसलिए दिया जाता है वरीयता, नहीं तो वो जम जाएगा। चलिए नेक्स्ट। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परम शून्य ताप क्या है? तो वो परम शून्य ताप वही है जो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, और वो होता है 0 केल्विन या माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी से एक और क्वेश्चन समझ लीजिएगा, पूछेगा कौन सा तापमापी स्केल जो है निगेटिव नहीं होता है, तो वो केल्विन है, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे का तापमान संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट। गर्म करने से विस्तारण क्या होगा? पदार्थों के घनत्व को घटा देता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। ये भी आई है, क्योंकि बर्फ जब पिघलेगा तो आयतन घट जाएगा। नेक्स्ट है, समय की दृष्टि से दो द्रव पी क्यू का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव का रेख दिखाया गया है। कह रहा कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन डी सही है। क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से ऊपर पहुंचा है। ये ग्राफ से ही दिख रहा है कि परवलयाकार हो गया क्यू का, और पी का जो है कांस्टेंट चल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। चलिए नेक्स्ट। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो ये है तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट संबंधित है तो ये भी है तापक्रम से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ताप अस्थाई खाली स्थान स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्परेचर ताप। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो ये क्या कार्य है? एक समान तापक्रम को बनाए रखना। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, कथन है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, ये कथन है, तो सही है। बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो पेय पदार्थ ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, कारण में बोल रहा है, बर्फ पिघलने के लिए पेय का गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ये भी सही है। मतलब कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। फिर कथन है, बड़े शीत ग्रह
संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक CFC का प्रयोग करते हैं। तो ये कथन सही है। और कारण है अमोनिया का दाब कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट कथन में है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा रहती है तो फ्रीजर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होती है। तो ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कारण है बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो ये भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। 30 नंबर देखते हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो ये सही है। कारण में दिया हुआ है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश से भी बच निकलने नहीं देता है। तो कारण भी सही है, मतलब स्पष्टीकरण भी सही है। तो ऑप्शन ये है। फिर देखिए कथन दिया हुआ है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ये सही है। कारण है SBSP, मतलब अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष के में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा का बहुआयात में उपलब्धता है। तो ये दोनों सही है और का स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई का क्या होता है? तो लंबाई बढ़ गया तो चौड़ाई भी बढ़ता है, मतलब लंबाई के साथ साथ चौड़ाई बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। एगो गोलक है और एक वलय है। कह रहा है पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है, यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन के प्रसार के कारण वलय का व्यास क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। IAS का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, दो धातु A और B की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। गर्म करने पर A B से अधिक फैलता है। A जो है B से अधिक फैलता है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टियों को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। कह रहा है कि अगर इसको गर्म करेंगे तो कौन सा रूप ग्रहण करेगा? तो ये करेगा B वाला, क्योंकि कह रहा है कि A जो है ना ज्यादा फैलता है, तो ज्यादा फैला हुआ A वाला दिखाई दे रहा है B में ही। तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट कथन है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े से अधिक गर्म लगता है। यह कथन हुआ, तो सही है। अब कारण में बोल रहा है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है, लेकिन यह स्पष्टीकरण सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, मतलब जल्दी ठंडा होता है लोहा और जल्दी गर्म भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट हो गया, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? बढ़ेगी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि इसलिए नहीं बनती, इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि हवा मैंने ओस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस को नहीं बनने देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करता है। ये गलत चीज है।
एयर कंडीशनर, एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित। चलिए नेक्स्ट, और आर्द्रता को नियंत्रित करने वाला कौन सा है? एयर कंडीशनर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी, केवल आर्द्रता और तापक्रम। नेक्स्ट है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस प्रकार आधारित है? किस पर आधारित है ये? ऑप्शन सी, बाष्प शीतलन पर। नेक्स्ट, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेगा? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम। आर्द्रता कम और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। चलिए नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये होता है क्वथनांक बढ़ता है जबकि जमांक बिंदु घट जाएगा। घटने का मतलब हुआ कि मतलब माइनस में चला जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक और हिमांक बिंदु क्या होगा? तो देखिए, पहले बोल रहा है क्वथनांक, तो क्वथनांक तो बढ़ेगा, दूसरा में बोल रहा है हिमांक, तो हिमांक बिंदु घटेगा, मतलब बढ़ेगा और घटेगा, ये ऑप्शन डी में। नेक्स्ट कर रहा है, कथन है ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने में उसमें नमक मिलाया जाता है, तो सही है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापक्रम कम होता है, तो ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नमक मिलाने का एक्सप्लेनेशन वो अच्छी से टेम्परेचर उबलने से है। चलिए, अब पहाड़ों पर डेंसिटी कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, ये तापक्रम के बारे में बोला हुआ है। चलिए नेक्स्ट, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन सी, रजत परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर प्लेटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देता है, क्योंकि सफेद का काम ही है पूरा को परिवर्तित कर देना, तो परावर्तित करेगा तो अंदर ठंडक महसूस होगा। नेक्स्ट, कथन बोल रहा है जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, नहीं, गर्मी में हम लोग सफेद कपड़ा को वरीयता देते हैं, तो ये गलत है। और कारण में बोला सफेद कपड़े उष्मा का अच्छा परिवर्ती होते हैं, तो ये सही है, मतलब कथन गलत है और कारण सही है, तो ऑप्शन डी गलत को ही यहाँ लिख रहा है, भ्रामक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथन है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, सही है। कारण है हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये शरीर के ताप नियंत्रित रखते हैं, ऑप्शन ए। चलिए और देखते हैं, करा एक वयस्क मनुष्य है जिसमें प्रति घंटा 2 से 4 लीटर या प्रतिदिन 10 से 14 लीटर पसीना निकलने का दर हो सकता है। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारे पसीना तेजी से वाष्पीकृत होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये होता है वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? ये दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम ये होता है उमस वाला होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शुष्कता दशा संदर्भित है, तो ये हो जाएगा निम्न आर्द्रता से। सुषमा शुष्कता दशा निम्न आर्द्रता से संदर्भित है। नेक्स्ट देते कथन, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, तो ये सही है। कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव बढ़ता जाता है, ये गलत है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव घटता है ऊंचाई के साथ, तो सी हो जाएगा सही। कथन सही और कारण गलत। नेक्स्ट, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्यों? तो क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऑप्शन बी ए सही है। नेक्स्ट, कथन है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, तो ये गलत है। ऊर्जा को बढ़ा देता है, तो ये सही है। मतलब कथन गलत, कारण सही। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर वही क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए फिर है कथन, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है, तो सही है कथन। कारण है एवोनाइट मजबूत होता है, ये भी सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है क्योंकि एवोनाइट जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग हैंडल में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर एक उच्चतम ताप निर्भर करेगा। चलिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। नेक्स्ट, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? डी। पहले घटता है तब बढ़ता है, क्योंकि 0 से 4 तक घटता है, 4 से 10 तक बढ़ता है। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए? तो इसका आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निःसरण होता है, ये सही है। मतलब 3 सही है, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ये ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल, ऑप्शन बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि
क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, ऑप्शन ए। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ये श्वसन की दर को घटा देता है, जो ऑप्शन सी में है, सी सही होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल पर छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखता है, सही बात है। कारण है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते थे, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी हो गया, ये सही, आर गलत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। आर्द्रता में के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ये ऑप्शन सी। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए तो पुनः मूल आयतन प्राप्त कर लेगा? तो ये ऑप्शन ए है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह घटना चक्र का पार्ट 3 समाप्त हुआ। और अगर आपने पार्ट 1 2 नहीं देखा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा देख लें। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।